नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर पुनः स्वागत करता हूं। संस्कृत व्याकरण की सीरीज में हम लोग आज 5th लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। 5th लेक्चर में देखने चल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने स्वर व्यंजन को विधिवत समझा, उनके उच्चारण स्थान को देखा भाई कि कौन सा उच्चारण किस पॉइंट से उच्चारित किया जाता है। तो उन उच्चारणों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़े और उसके बाद हमने महेश्वर सूत्र को देखा। महेश्वर सूत्र की बात की गई तो बताया गया कि 14 महेश्वर सूत्र हैं जो शिव जी के डमरू से उत्पन्न हुए हैं। ये पाणिनि ने बताया था। पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र में इस बात को बताया था, स्पष्ट किया था कि कुल 14 महेश्वर सूत्र हैं। उन 14 महेश्वर सूत्रों से हमने तरह तरह के प्रत्याहार बनाना सीखा था, जो 4th वाले लेक्चर में ये बात हो चुकी है। आज का जो लेक्चर है दोस्त, ये लेक्चर है भाई, ये है 5th नंबर का लेक्चर। ये कौन से नंबर का लेक्चर है? ये है 5th नंबर का लेक्चर है। तो देखिए, मैं प्राइमरी लेवल का जो टेक है या फिर अपर प्राइमरी लेवल में अगर जो संस्कृत वाले कॉलम है उससे अगर चीज़ें पूछी जानी है तो ये व्याकरण की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले, बहुत ही बेसिक चीज़ों को मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा और क्लियर करूँगा। मैं ऑलरेडी एग्जाम देकर यूपी गवर्नमेंट में बेसिक डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड एक असिस्टेंट टीचर हूँ प्राइमरी में, जिसके माध्यम से मुझे ये सब चीज़ें पता चला कि यहाँ पर क्या चीज़ें पूछा जाता है, क्योंकि मैं खुद पेपर दिया हुआ। चलिए आज हम बात करते हैं इसमें प्रयत्नों के बारे में। उच्चारण की क्रिया हो चुकी है, आज जो बात होगी वह होगी प्रयत्न क्या होता है। तो प्रयत्न क्या होता है? तो प्रयत्न का मतलब देखिए क्या है। प्रयत्न का मतलब होता है प्रयास, ठीक, एफर्ट। एफर्ट यानी कोई हम जो प्रयास करते हैं, चल रेड कलर लेते हैं, जो जब हम कोई चीज बोलते हैं या बोलने का प्रयास करते हैं वही प्रयत्न होता है। कोई भी देखिए, अगर हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ा, जो हमारे बॉडी में जो फेफड़ा होता है, ठीक है, बॉडी में जो फेफड़ा है वह क्या होगा, यहाँ पर मुख जो है, मुख तक, मुख के पास जैसे यहाँ से फेफड़े से क्या होती है, एक हवा निकलती है, फेफड़े से हवा निकलती है और वो वायु जो होती है, जो हवा होती है, वह कहाँ कहाँ जाएगी। एक क्या होता है कि मुख तक जाएगी, नासिका तक जाएगी, कंठ तक जाएगी। यानी कंठ, नासिका, मुख, इन सब को, इन स्थानों को टच करेगी। इन स्थानों को टच करते हुए क्या होता है, वर्ण का उच्चारण करते हैं। वर्णों के उच्चारण करने का हम प्रयास करते हैं। कोई जैसे हमने बोला का, तो का उच्चारण किए तो हमारे फेफड़े से एक हवा ऊपर की ओर आती है। ये अंदर से या बाहर से, दोनों क्रियाओं से हो सकता है। एक प्रयास होता है, किसी भी चीज को बोलने का एक प्रयत्न किया जाता है। किसी बच्चे से बुलवाते हो तो कहते हो बेटा बोलो माँ, तो बच्चा प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, कुछ माँ, बार बार आप पापा बुलवाते हो तो वो प्रयत्न करता है। तो उस प्रयत्न को या उस प्रयास को, वर्णों के उच्चारण के लिए जो प्रयत्न किया जाता है या जो प्रयास किया जाता है, उसी को प्रयत्न कहते हैं। उस यत्न को ही प्रयत्न कहा जाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, हवा के माध्यम से मुख, नासिका, कंठ आदि स्थानों से स्पर्श करते हुए जब मनुष्य क्या होता है, मुख से वर्णों का उच्चारण करने का प्रयास करता है तो वही प्रयत्न होता है। ये प्रयत्न होते कितने हैं? तो भाई प्रयत्न जो होता है वह 2 तरह का होता है। एक हम क्या होता है कि अंदर से, भीतरी भाग से, ठीक है, भीतरी भाग से प्रयत्न करें। आंतरिक अपने शरीर के भीतरी अंगों के माध्यम से, भीतरी भाग से अगर हम प्रयास करते हैं तो आभ्यंतर होता है। एक होता है बाह्य, यानी बाहरी हिस्से से जो प्रयत्न किया जाता है, बाहरी भाग से किसी चीज को बोलने का जो प्रयत्न होता है वो बाह्य होता है। तो प्रयत्न संस्कृत में 2 होते, देयर आर 2 टाइप्स या 2 पार्ट्स ऑफ एफर्ट। एफर्ट मतलब प्रयत्न, 2 तरह के प्रयत्न होते हैं। एक होता है आभ्यंतर, आभ्यंतर का मतलब ही होता है अंदर, अंदर का मतलब होता है भीतरी। तो भीतरी हिस्से से, हम शरीर के भीतरी भाग से जब किसी चीज को बोलने का प्रयत्न करते हैं तो आभ्यंतर की कैटेगरी में रखा जाता है। एक होता है बाह्य। तो प्रयत्न 2 हुए, एक आभ्यंतर हुआ और एक बाह्य हुआ। अब हम बात करते हैं आभ्यंतर की।
तो भाई अभ्यंतर क्या है? हमने प्रयत्न देखा। प्रयत्न का मतलब कि हम जो बोलने का प्रयास करते हैं, चाहे कंठ से बोलें, तालु से बोलें, ओष्ठ से बोले, अलग अलग जगहों से जो उच्चारण करने की कोशिश की जाती है वही प्रयत्न होता है। दो हो गए, एक अभ्यंतर हो गया, एक बाह्य हो गया। अभ्यंतर का मतलब, अभ्यंतर का वैसे अर्थ देखा जाए तो भीतरी होता है। अभ्यंतर का वैसे अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? भीतरी। भीतरी मतलब अंदर का भाग, भीतर, भीतरी भाग होता है। तो भीतरी भाग किसी भी वर्ण के उच्चारण में मुख के अंदर जो क्रिया होती है, मुख के अंदर, तो भीतरी का मतलब वर्ण का अगर हम उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण, उस उच्चारण काल में जब उच्चारण आप कर रहे हो तो मुख के अंदर मनुष्य क्या करता है? एक क्रिया करता है, कोशिश करता है, अंदर से बोलने की कोशिश करता है। ये जो आंतरिक प्रयत्न होता है, अंदर से किसी आवाज को निकालने की जो प्रयत्न होता है, इसी को आभ्यंतर कहा जाता है। ठीक है। जब हम किसी भी चीज को बोलने का अपने शरीर के भीतरी अंगों से प्रयत्न करते हैं, जैसे हम किसी से बुलवाते हैं, का बोलो बेटा, का, तो का ये अंदर से बोलने की कोशिश करता है मुख के भीतरी हिस्सों से, तो ये होता है आभ्यंतर प्रयत्न। इस तरह का जो प्रयत्न होता है भीतरी भागों से किया गया प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्न होता है। इसके 5 भेद होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद होते हैं? कुल 5 भेद होते हैं। पूछता है इसमें क्या क्या वर्ण आते हैं, पिछली बार भी ये टेट में पूछा गया है, यूपी टेट की क्लास में। अब देखिए जो पेपर आता है, अब 5 प्रयत्न यानी आभ्यंतर के कुल 5 भेद होते हैं। यानी अंदर से जब हम मुंह के अलग अलग स्थानों से बोलने की कोशिश करते हैं तो वो कुल 5 भेद हैं। यहाँ पे देखिए, एक को कहा जाता है स्पृष्ट, स्पृष्ट होता है, ईषत स्पृष्ट होता है, विवृत होता है तीसरा, चौथा ईषत विवृत होता है, पांचवा संवृत होता है। स्पृष्ट, स्पृष्ट मतलब स्पर्श करना, टच करना। ईषत स्पृष्ट, ईषत मतलब थोड़ा हल्का सा, स्पृष्ट टच करना, स्पर्श करना, छूना। स्पृष्ट मतलब पूरा पूरा टच होता हो, ईषत स्पृष्ट में थोड़ा थोड़ा टच होता हो। क्या? जीभ, जीभ, जिह्वा टच होने की बात हो रही है। विवृत मतलब खुला हुआ होता है। ईषत विवृत मतलब थोड़ा खुला हुआ, जैसे मुंह खुला हुआ हो और थोड़ा मुंह खुला हुआ तो ईषत विवृत हो गया। और संवृत मतलब बंद होता है, यानी कि मुंह बंद हो। तो मुंह बंद हो तो ओ हो जाता है। तो यहाँ पर पेन को क्या हो गया भाई, ये पेन को क्या हो गया? हाँ, चलिए यहाँ पर विवृत और संवृत। विवृत मतलब खुला हुआ, संवृत मतलब बंद। तो एक एक पॉइंट को हम भाई एक एक पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जब चेहरा नहीं दिखता है तो हो सकता है बोरिंग भी फील होता है। तो बोरिंग फील नहीं करना है, यहाँ पे हमको समझना है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पे या सामने खड़ा होकर टीचर पढ़ाता है तो उसमें बहुत से फालतू बातें होती हैं जिसमें टाइम वेस्ट होता है। ऐसे में क्या होता है, जब केवल पीपीटी पे पढ़ाना है तो हम पॉइंट टू द पॉइंट समझाते जाते हैं और फालतू की बातें करने का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि ना हम आपको देख रहे हैं ना आप हमको देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए पहला जो है आभ्यंतर, आंतरिक, जो आंतरिक प्रयत्न होता है, आभ्यंतर प्रयत्न होता है, उसमें स्पृष्ट है। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं स्पृष्ट का क्या मतलब होता है। सबसे पहली बात ये जानिए, स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छूना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। अंग्रेजी में देखा जाए तो इसको कहते हैं टच करना। टच क्या टच करेगा? जीभ टच करेगी। जीभ, जिह्वा, जिसे कहते हैं जिह्वा, जिह्वा टच करेगी। कहाँ टच करेगी? मुंह के अलग अलग स्थानों को। पहले या दूसरे लेक्चर में आप संस्कृत वाले इसी क्लास में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखेंगे तो वहाँ पे मैं बड़े विधिवत तरीके से बताया कि किस तरह से जिह्वा मुख के अलग अलग स्थानों को टच करती है। जब पूरी तरह से जीभ टच करती है तो एक आवाज निकलती है, एक ध्वनि निकलती है। इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है और इन वर्णों को जो टच करने से निकलता है स्पर्शी ध्वनियाँ कहा जाता है। स्पर्शी वर्ण या स्पर्शी ध्वनियाँ कहा जाता है। तो इसी को स्पृष्ट कहा जाता है। इसका एक संस्कृत में
फार्मूला है स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, यानी कि स्पृष्ट से जो प्रयत्न किया गया वह स्पर्शी ध्वनियां हैं। स्पर्शी ध्वनियां कहाँ से कहाँ तक आती हैं दोस्त? तो स्पर्शी ध्वनियां में 5 केवल हैं। एक है आपका का वर्ग, एक है आपका चा वर्ग, एक है आपका टा वर्ग, एक है आपका ता वर्ग और एक है आपका पा वर्ग। तो का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना और पा फा बा भा मा। तो ये का खा गा घा अंगा से लेकर पा पा बा भा मा तक, का से मा तक ये जो ध्वनियां हैं ये जीभ के मुख के अंदर अलग अलग स्थानों को छूने से निकलती हैं। जैसे का वर्ग को हमने देखा था तो ये कंठ ध्वनियां हैं। ये कौन सी स्पर्शी ध्वनियां हैं? कंठ ध्वनियां, क्योंकि यहाँ पर जब हम का खा गा घा अंगा बोलते हैं तो गले के सबसे भीतर वाले, चित्र के माध्यम से मैं बताया हूं पहले क्लास में जाके, अब देखिएगा गले के सबसे भीतरी हिस्से से ये आवाज निकलती है। जब हम चा छा जा झा इया बोलते हैं तो ये है तालु, जीभ का एक बड़ा सा क्षेत्रफल ऊपर वाले जबड़े को जाके चा छा जा झा टच करता है, तो ये होता है तालु। और ये होता है मूर्धा, ट ट ठ डा, जीभ मुड़कर, जीभ जो है जैसे ये जीभ है तो जीभ मुड़कर ऐसे ऊपर जाके ये वाला हिस्सा केवल टच करता है, ट ठ ड ढ अड़, तो ये तालु होता है। उसके बाद ता था दा धा ना, ता जीभ क्या होता है ऊपर वाले दांत के पीछे जाके टच करता है, दंत होता है, ता था दा धा ना, इनको दंत ध्वनियां कहते हैं। और पा फा बा भा मा, इसमें दोनों होंठ क्या होते हैं आपस में टच करते हैं तो इसको ओष्ठ ध्वनियां कहा जाते हैं। तो स्पृष्ट ध्वनियां यही 5 वर्गों को कहा जाता है। स्पृष्टम प्रयत्नानाम स्पर्शानाम, यानी जो स्पर्शी ध्वनियां हैं वही स्पृष्ट ध्वनियां हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट की पे अगर हम जाते हैं, नेक्स्ट हमारा है जो दूसरा, उससे ईसत स्पृष्ट। ईसत का मतलब क्या है भाई? ईसत का मतलब होता है थोड़ा, ईसत का मतलब होता है थोड़ा, और स्पृष्ट का मतलब होता है छूना, जिसमें थोड़ा सा टच होता है। जीभ थोड़ा सा ऊपर टच करने का, हल्का सा टच करती है। जहाँ पे ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम, इसमें ईसत स्पृष्ट मतलब थोड़ा सा जीभ टच करेगी, ये अंतस्थ ध्वनियां होती है। और अंतस्थ ध्वनियां कौन है? या रा ला वा, इनको आप बोल के देखिए, या रा ला वा। तो इसमें जो है ये या र ला वा, ला को छोड़ दीजिए, ला थोड़ा ज्यादा टच करता है जीभ जाके, नहीं तो या र ला या र वा, इसमें क्या होता है जीभ बहुत कम जाके ऊपर वाले जबड़े को टच करने का प्रयास करता है। तो इससे कहते हैं थोड़ा सा जहाँ टच होता है वो ईसत स्पृष्ट होता है। इनको अंतस्थ ध्वनियां भी कहा जाता है, ठीक है, अंतस्थ ध्वनियां भी कहा जाता है या रा ला वा को। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, इनको अर्ध स्वर भी कहते हैं दोस्त। इस ईसत स्पृष्ट को अंतस्थ ध्वनियां कहा जाता है, इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। किस प्रत्याहार में आएंगे वो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये किस प्रत्याहार में। मैं प्रत्याहार वाले में बताया हूं कि अंतस्थ ध्वनियां किस प्रत्याहार में आती हैं। तो ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम, यानी जो अंतस्थ ध्वनियां हैं या र ला वा, यही ईसत स्पृष्ट हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा टच होने की बात होती है, थोड़ा थोड़ा ये जाके जीभ क्या कहते हैं ऊपर टच करता है। नेक्स्ट हमारा है विवृत। एक हो गया स्पृष्ट, एक हो गया ईसत स्पृष्ट, तो अब आएगा विवृत। विवृत यानी कि जब कोई भी वर्ण को आप उच्चारित कीजिए, कोई भी वर्ण, जैसे ये आपका मुख है तो कोई भी वर्ण यहाँ से आप ध्वनि निकालेंगे मुख से, तो क्या होता है मुख का विवर, विवर मतलब होता है दरवाजा, विवर का मतलब होता है द्वार। जो मुख का द्वार होता है वह खुला हुआ हो, मुख का द्वार क्या हो? खुला हुआ हो, तो इसे विवृत कहा जाता है। विवृतम स्वराणाम, विवृतम स्वराणाम यानी विवृत स्वर होते हैं। स्वर मतलब आ ई उ ए ओ औ
री, ये जो स्वर होते हैं, ठीक है, ये जितने भी स्वर होते हैं इनको अब जब आप बोलते हो तो सभी स्वरों को बोलने में क्या होता है, हमारा मुख खुला हुआ होता है। हम बोलेंगे आ, जब आ बोलते हो देखो मुख अपने आप खुल गया, आ में और ज्यादा खुल गया, ई उ ए ऐ ओ आओ ली री री, ठीक है। तो ये जो स्वर होते हैं इसमें ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, ये मैं पहले दूसरे तीसरे क्लास में इन सब चीजों को देख चुका हूं। तो विवृतम स्वराणाम यानी विवृत स्वर होते हैं, यानी कि स्वरों को बोलते समय हमारा मुख का दरवाजा पूरी तरह से खुला होता है, या मुख का दरवाजा खुला होता है, वो स्वर होते हैं, इन्हें विवृत कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से 3 व्यंजन वाला दे देगा, 1 स्वर दे देगा, तो इसमें से विवृत कौन है, तो हम समझ जाएंगे कि विवृतम स्वराणाम, विवृत स्वर होते हैं। विवृत क्या होते हैं, स्वर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है ईसत विवृत। ईसत मतलब थोड़ा सा, मैंने बताया ईसत का मतलब हो जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा, और विवृत मतलब खुला हुआ, जिसमें मुख थोड़ा सा खुला हुआ हो। ईसत विवृतम ऊष्माणाम, यानी कि ईसत विवृत ऊष्माणाम। ऊष्माणाम जो होता है, ऊष्म ध्वनियां जो होती हैं जिनको संघर्षी ध्वनियां कहा जाता है, ठीक है। जो ऊष्म ध्वनियां हैं जैसे सा शा शा हा, सा शा शा हा, इन तीनों सा का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। आप कमेंट में बताइए कि इस वाले सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, इस वाले सा का उच्चारण स्थान क्या होता है, इस वाले का क्या होता है। एक तालु से होता है तो एक कंठ से होता है, तो एक मूर्धा से होता है, या दंत से होता है, या ओष्ठ से होता है। आप इनके उच्चारण स्थान खुद बताएंगे, नहीं तो जाके दूसरे वीडियो में या पहले वीडियो में जाके देख सकते हैं, पहले या दूसरे लेक्चर में, ठीक है। तो देखिए ये सल प्रत्याहार है, पहली बात तो ये सल प्रत्याहार है, ठीक है। अब प्रत्याहार बनाना मैं सिखाया हूं, जाके प्रत्याहार वाले इसके चौथे वाले वीडियो में देखिए। सल प्रत्याहार क्या होता है, सल प्रत्याहार जैसे हम क्या कहते हैं, प्रत्याहार को कैसे कहते हैं, आ ई उड़, ये एक महेश्वर सूत्र है, आ ई उड़, रिलरिक, एवं, अयोच, हैवरक, लड़, इमंगड़नम, झभय, जब गगदस, खफय, चकतव, कपय, सहर, ससहर, ये इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे सल, सा हो गया और ये ला हो गया, तो मिलकर सल बन गया। तो यहाँ पर देखिए ये कुल मिला के आप इसको प्रत्याहार में जाके देखिएगा, वहां पे मैं बनाना सिखाया हूँ, पूरे प्रत्याहार को देखेंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा कि ये कुल यहाँ पे सा 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 और हा जो है ये सल प्रत्याहार के तहत आता है। किस प्रत्याहार के तहत आता है, ये सल प्रत्याहार के तहत आता है। तो ये प्रत्याहार हो गया, ठीक है। जब आप शुरू करेंगे कहाँ से, वहाँ क्या कहते हैं ससहर ना, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा शशहर, सससर और हल, सससर और हल जो 13वां और 14वां है, सससर और हल ये 13वां होता है, स र, और एक होता है हल। ये जो महेश्वर सूत्र हैं, तो महेश्वर सूत्र कैसे, यहाँ पर हमने क्या बोला, सल प्रत्याहार, सल प्रत्याहार। तो सल मतलब ये सा से लेकर ला तक, तो यहाँ पे 3 इसका ले लेंगे, 1 इसका लेंगे, अंतिम वाला नहीं लिया जाता है। तो स और हा ये तीनों हो गए, यही ईसत विपरीत। आप इनको बोलिए तो मुंह हल्का खुलेगा, श हा, पूरा मुंह नहीं खुलेगा, तो ये ईसत विवृत होता है। ईसत विवृतम ऊष्म, इनको ऊष्म ध्वनियां या संघर्षी ध्वनियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है वह संवृत है। संवृत का मतलब होता है पूरी तरह से बंद, पूरी तरह से जहां मुंह बंद होता है वह संवृत होता है। संवृत का मतलब पूरी तरह से मुंह बंद हो। तो हृस्व वर्णस्व प्रयोगे संवृतम, जो हृस्व वर्ण का प्रयोग होता है, हृस्व वर्ण का प्रयोग में क्या होता है, इसे संवृत कहते हैं। इसमें एक उदाहरण आता है छोटा आ,
छोटा अ संवृत छोटा अ, तो अ में यहाँ पर कहा जाता है कि इसके उच्चारण में क्या होता है कि मुंह बंद होता है। तो संवृत, संवृत यानी कि कहने का मतलब जब हम, या मुंह बंद का मतलब क्या है, क्या पूरी तरह मुंह बंद हो जाए? नहीं, मुंह बंद होने का मतलब ये है कि जो फेफड़े से जो हवा निकलती है उस हवा का मार्ग बाहर, हवा बाहर नहीं आती है, अतः मार्ग, हवा का जो नली होता है वह रुक जाता है। हवा की नली जो बंद हो जाती है, फेफड़े जो होता है, फेफड़े से जो हवा निकलती है वह मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, यानी कि हवा बाहर नहीं आ पाती है। इसके अ, जब आ बोलते हैं तो यहाँ से हवा बाहर नहीं निकलती है बल्कि वह अंदर ही रह जाती है। तो इस तरह से संवृत होता है, कहने का मतलब ये हुआ। और विवृत का मतलब जब हवा बाहर निकलती रहती है, ठीक है, तो ये होता है। तो इसमें सिर्फ छोटा आ आता है, ह्रस्व वर्णस्व प्रयोगे संवृतम, केवल छोटा आ आता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न क्या होता है। वर्णों का उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़े से कंठ तक होता है, फेफड़े से कंठ तक, अर्थात कि जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं या कोई भी अक्षर मुंह से बाहर निकलने वाला होता है तो उस समय जो क्रिया होती है, उच्चारण की क्रिया होती है, बाह्य प्रयत्न होता है। बाह्य प्रयत्न, ठीक है, जब बाहर से किया गया प्रयत्न, मुख से वर्ण बाहर निकलने वाला होता है, तब जो क्रिया होती है, मुख से जो बाहर से प्रयत्न किया जाता है वह बाह्य प्रयत्न होता है। इसकी संख्या कुल 11 है। बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। बाह्य प्रयत्नों की कुल संख्या 11 है। इसमें है विवार, इसमें है विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। किसी की परिभाषा नहीं पूछने वाला है, ठीक है। इसमें बस इसमें कौन सा वर्ण किस कैटेगरी में रखा गया है उस कैटेगरी को हम देखेंगे। तो ये 11 जो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये बाह्य प्रयत्न हैं, इन बाह्य प्रयत्नों का कहाँ से कौन सा वर्ण निकलेगा या कौन सा वर्ण कहा जाएगा। जैसे विवार, श्वास, अघोष, 3 को एक कैटेगरी, विवारा, श्वास, अघोषा, विवार, श्वास, अघोष 3 को एक कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें खर प्रत्याहार के तहत जो भी वर्ण बनेंगे, खर प्रत्याहार का मतलब हुआ कि किसी भी लाइन को ले लो, काका गागा अंगा ले लो, चाचा जाझाइया ले लो, सबका पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण, जैसे का, खा, चा, छा, ठीक है, का, ठा, ता, था, पा, फा, ठीक, पहला और दूसरा वर्ण। और तथा तीनों सा ले लो, स, 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 ये जो होते हैं ये खर प्रत्याहार बनाते हैं। अब कहोगे खर प्रत्याहार कैसे बनेगा, कैसे पता चलेगा? तो खर प्रत्याहार के लिए आपको महेश्वर सूत्र में जाना होगा। तो महेश्वर सूत्र मैंने बताया है कि 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। कितने महेश्वर सूत्र होते हैं? 14 महेश्वर सूत्र होते हैं। जैसे पहला होता है आ ई उड़, तो आयुड़ होता है, तो आयुड़ में आ ई उ रा आ रहा है, छोड़ दीजिए। हमको खर का मतलब खा आना चाहिए और रा आना चाहिए। खा से शुरू हो, रा पे खत्म हो। रे लिरिक, रे लिरिक ये भी छोड़िए, ये स्वर हैं। एओंग, ए औच ये भी दोनों स्वर हैं। हाय वरट, यहाँ से व्यंजन शुरू होता है वरट से, है वरट, तो है वरट, तो यहाँ खा आया ही नहीं। उसके बाद छठा है लड़, फिर है इमंगर्णम, इमंगर्णम में काका काका अंगा चचा चचा इया सबका आखिरी वाला आ जाता है, उसको भी छोड़ दीजिए। 8वां है झभय, झभय, इसमें भी नहीं आया खा। उसके बाद आता है घट धस, घ ढ ध स, इसमें भी खा नहीं आया। उसके बाद 10वां था जब गड दस, जब गड दस, इसमें भी ये वाला सा रहेगा, इसमें भी खा नहीं आया। 11वां जो महेश्वर सूत्र है ख फ छ ठ थ, खप छठत चटतव, चटतव, ठीक है, खप छठ
थ चकितव, उसके बाद आता है कपय, 12वां है कपय, 13वां है सर। अब देखिए खर प्रत्याहार का मतलब खा से शुरू करके रा पे समाप्त करना है। तो 11, 12, 13 ये तीनों इसके बीच में है। तो ख फ छ ठ त चकितव, आखिरी वाला छोड़ देंगे कपय, कपय में या छोड़ देंगे, सर रा छोड़ देंगे। इनके बीच में जितना आया यानी कौन कौन आएगा, देखो पहला और दूसरा, पहली लाइन में काय और ख, दूसरकी में चा और छ, तीसरकी में टाय और ठ, चौथी में ता और थ, पांचवी में पा और फा। मिला लीजिए, खप छठत चकितव, चा और छा यहाँ मिल जाएगा, काय और खा मिल जाएगा, पाय और फा मिल जाएगा, ठीक है, टाय और ठा मिल जाएगा, ताय और था मिल जाएगा, और सा मिल जाएगा, प्लस इसमें ये सा आ जाता है। खर प्रत्याहार, पूरे जितने खर प्रत्याहार हैं वह विवार श्वास अघोष। खर प्रत्याहार कैसे कहने का मतलब का से लेकर मा तक, चाहे का वाला वर्ण ले लीजिए तो इसमें पहला दूसरा, और चा वाला वर्ण में पहला दूसरा, का वाले वर्ग में पहला दूसरा, ता वाले वर्ग में पहला दूसरा, और पा वाले वर्ग में पहला दूसरा, और सा। ये विवार श्वास और अघोष होता है। संवार नाद घोष, संवार नाद घोष में हस प्रत्याहार आता है। संवार नाद घोष में क्या आता है, हस प्रत्याहार आता है। इसी तरह से हस प्रत्याहार बनेगा, यानी कि कुल पहली बात तो हमको महेश्वर सूत्र याद होना चाहिए। बिना महेश्वर सूत्र के आप बना ही नहीं पाओगे। अब हस प्रत्याहार जब बनाओगे तो आपको कौन कौन वर्ण मिलेगा, आपको वर्ण मिलेगा, एक को मिलेगा तीसरा वर्ण, जैसे पहली लाइन में क्या है, का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है, तो तीसरा यानी कि गा हो गया, ठीक है, और चौथा यानी कि घा हो गया, चौथा वर्ण, और पांचवा यानी कि अंगा हो गया। तो तीसरा से लेकर सभी लाइन का तीसरा से लेकर पांचवा तक, तीसरा चौथा पांचवा ये आएगा, प्लस इसमें अंतस्थ ध्वनियां, अंतस्थ ध्वनियां यानी कि या, रा, ला, वा आएगा, अंतस्थ ध्वनि, और हाय आएगा, और क्या आएगा, हाय आएगा, ठीक है। तो हस प्रत्याहार में हाय आएगा, इसमें संवार नाद घोष, संवार नाद घोष में हस प्रत्याहार आएगा। हस प्रत्याहार आप बना लेंगे, रटना है ये नहीं है, प्रत्याहार वाले में जाइए, जो प्रत्याहार में बोल रहा हूँ उस प्रत्याहार को अपने से बना लीजिए वहां पर देखकर, ठीक है। तो ये रखना है, ये नहीं रखना है तो तीसरा चौथा पांचवा ले लो, और उसके बाद ये अंतस्थ ध्वनियां ले लो, हा ले लो, ये संवार नाद घोष बन जाएगा। उसके बाद अल्प प्राण, अल्प प्राण में जो क्या होता है, जो जिसका उच्चारण करने में कम समय लगे, जैसे हमने कहा का, ख, गा, घा, अंगा, तो का अंग्रेजी में के होता है, खा का के एच होता है, गा का जी होता है, घा का जी एच होता है, अंगा का एन। अब देखो सबसे कम किस में लगेगा समय, का में लगेगा, गा में लगेगा, और अंगा यन लगेगा, क्योंकि कम अक्षर हैं, जिसमें कम अक्षर हैं उनमें बोलने में भी कम समय लगेगा, कम अक्षर हैं तो पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा अल्प हो गया। इसी तरह इसमें चा हो जाएगा, छा छोड़ दीजिए, जा हो जाएगा, झा छोड़ दीजिए, इया हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठा छोड़ दीजिए, डा हो जाएगा, ढा छोड़ दीजिए, अड़ा हो जाएगा। तो पहला तीसरा पांचवा सब में का ले लीजिए, और अंतस्थ, इसमें भी अल्प प्राण में अंतस्थ आ जाएगा, जिसमें कम समय लगता है, या, रा, ला, वा, अंतस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है महाप्राण, जिसमें ज्यादा समय लगता है, इसमें दूसरा यानी कि खा ले लीजिए, और घा ले लीजिए, चौथा ले लीजिए, चा के बाद छा ले लीजिए, जा के बाद झा ले लीजिए, टा के बाद ठा ले लीजिए, ठा, डा के बाद ढा ले लीजिए, था ले लीजिए, दा के बाद धा ले लीजिए, फा ले लीजिए, बा छोड़ के भा ले लीजिए। ये दूसरा और चौथा, सबका दूसरा और चौथा जिसमें ज्यादा समय लगता है, और खासकर ऊष्म ध्वनियां, ऊष्म में वही सा और हा, ऊष्म ध्वनियां सा और हा, इन ऊष्म ध्वनियों को महाप्राण कहा जाता है। तो इस तरह से ये चीजें हैं, इनको हम देते हैं उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये इनको एक साथ में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, सभी स्वर जितने भी स्वर हैं वावेल,
जितने भी वावेल हैं, ठीक है, सभी स्वरों को ले लीजिए, वो सभी स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित में कहे जाते हैं। बस इतना ही है जो प्रयत्न की बात कर रहे थे। तो इसके साथ ये प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।